कोरोना संक्रमण बचाव रोकथाम प्रशिक्षण का भाग 2 आईपीसी ट्रेनिंग पार्ट 2 13 मई 2020 को मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज तथा इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन प्रयागराज, इलाहाबाद नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मिलित प्रयास से ऑनलाइन आईपीसी ट्रेनिंग इलाहाबाद के लगभग सभी डॉक्टरों ने प्राप्त की थी और सीएमओ ने अपेक्षा की थी कि सभी अपने सेंटर्स में अपने स्टाफ को इसकी समुचित ट्रेनिंग दे दें ताकि कोरोना का संक्रमण किसी सेंटर से न फैले बल्कि इससे रोकथाम हो। ये आईपीसी ट्रेनिंग या इस प्रशिक्षण के फायदे सभी के लिए हैं। सबसे ये फायदा है डॉक्टर और स्टाफ की अपनी सुरक्षा के लिए, मरीजों की सुरक्षा के लिए, तीसरा अपने परिवार, समाज तथा वातावरण की सुरक्षा के लिए। तो इस ट्रेनिंग के कुछ मुख्य बिंदु हम चर्चा करेंगे, विशेषकर इसे हमारी छोटी क्लिनिक है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई। ये ऐसा देखा गया है कि कोरोना के संक्रमण में सबसे अधिक योगदान हाथ का ही होता है। अगर हाथ हैंड हाइजीन ठीक से पालन किया जाए तो लगभग 80% कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि हम हर काम अपने हाथ से ही करते हैं। मरीज के संबंध में जो भी कार्य करते हैं और हाथ से ही अस्पताल के विभिन्न हिस्सों को छूते भी हैं, जैसे कि डोर हैंडल है या मेडिसिन बोतल है, अपना फ़ोन है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप है, पल्स ऑक्सीमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ग्लूकोमीटर है, ईसीजी मशीन है। तो हाथ की सफाई बहुत आवश्यक है। WHO ने भी बताया है कि 5 स्थान पर हाथ की सफाई जरूर करनी चाहिए। पहला, मरीज को छूने से पहले। दूसरा, मरीज का कार्य करने के उपरांत। तीसरा, जब भी कोई सफाई कार्य या छोटा मोटा प्रोसीजर मरीज से करना है तो उसके पहले। या कभी गलती से मरीज का कोई फ्लूइड आप टच कर जाए, जैसे यूरिन बैग या यूरो बैग या ब्लड टच कर जाए, तो उसके बाद हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है कि मरीज ने अगर अस्पताल के किसी हिस्से को छू लिया है, मेज, कुर्सी, पर्दा, दीवार, कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसको सैनिटाइज करने के बाद फिर हाथ हॉस्पिटल स्टाफ को धोना चाहिए। और यह बिना किसी गंदगी के भी हर घंटे धोना चाहिए और कायदे से धोना चाहिए। इसके लिए हमने इसे बताया था कि सुमन के फार्मूला अपनाना चाहिए। सुमन के फार्मूले में S होता है, हाथ को सीधा सीधा रगड़ जाए साबुन लगाने के बाद। U माने उल्टा रगड़ा जाए। फिर M मुट्ठी को रगड़ा जाए। उसके बाद अंगूठे को रगड़ा जाए, A। फिर N नाखूनों को रगड़ा जाए। फिर सुमन के, फिर दास में कलाई को रगड़ा जाए। उसके बाद बहते पानी में हाथ को धो लिया जाए। इस कार्य में 20-30 सेकंड लग ही जाता है और हाथ ठीक से साफ हो जाता है। और यदि आप तुरंत हाथ धोने की स्थिति में नहीं है मरीज के बीच में, तो आप सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी इसी प्रकार से हाथ को रगड़ के साफ करना है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग। तो इसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन या ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 1% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन। अगर फर्श वगैरह साफ करना है तो 0.5% से भी हो जाएगा, और कुछ अधिक गंदगी है तो 1%। और यह सफाई रोजाना होनी चाहिए, हर 3 घंटे पर होनी चाहिए। बाजार में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है वो 10% मिलता है, और आप 0.5% बनाना है तो 5 लीटर के गैलन में
250 ml आप सोडियम डाल दीजिए तो वो 0.5% सोल्यूशन बन जाएगा। उससे आप फर्श में पोछा लगा सकते हैं और लकड़ी का फर्नीचर वगैरह उससे पोछ सकते हैं, बाथरूम की सफाई कर सकते हैं। और बाद में बाथरूम का जो टोटी होता है उसको से धोने से बाद में उसमें कोरोजन खराब होती है तो उसको सैनिटाइजर से बाद में लगा के साफ कर देना चाहिए। सफाई का जो कार्यक्रम है क्लिनिक में या नर्सिंग होम में, फ्लोर फर्श की सफाई में 3 बाल्टियों का प्रयोग करना चाहिए। पहली बाल्टी में डिटर्जेंट सोल्यूशन हो, साबुन का पानी, दूसरी बाल्टी में साफ पानी और तीसरी बाल्टी में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। पहले फर्श को साबुन पानी से साफ करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको साफ पानी से साफ करना चाहिए और तीसरा लास्ट में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ कर देना चाहिए। इस तरह से फर्श पूरी तरह विसंक्रमित हो जाता है और ये कार्य हर 3 से 4 घंटे में आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। क्लिनिक में या हॉस्पिटल में झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए या वैक्यूम क्लीनर का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूल करता उड़ना नहीं चाहिए, सीधे हम लोगों को गीली सफाई करनी है। अगर मरीज से कहीं कुछ थूक गिर गया है या हल्की उल्टी हो गई है तो उसका साफ करने के लिए अगर थोड़ा बहुत गिरा है 2-3-4 चम्मच तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ऊपर डाल के उसके ऊपर अखबार पूरा डाल के और थोड़ी देर छोड़ दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसको डस्टबिन में उसके बाद उसको डाल दें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए बने हैं और हाथ को तुरंत धो लेना चाहिए। लेकिन अगर ये जो स्पिल है ब्लड का हो, उल्टी का हो या फिर जल्द कुछ हो ज़्यादा हो तब हमको 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करना है और उसमें इसको यूज़ करने के लिए फिर हमको पूरी PPE किट पहनना पड़ेगा। और ज़्यादा ब्लड फैल गया है, उल्टी फैल गई है तो साधारण मास्क ग्लव से काम नहीं चलेगा, PPE किट पहन कर ही करना चाहिए। उसमें पुराना कोई एब्जॉर्बेंट पेपर या न्यूज़ पेपर से जो गिर गया उसको चारों तरफ से साफ करके फिर बीच में डाल देना चाहिए और उसको ऐसे ही 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जो पूरा सोख ले तो उसको फिर 10 येलो बैग में डाल देना चाहिए और उसके बाद आपको कायदे से हाथ धोना है। अगर मरकरी गिर गया है, मरकरी में होते हैं BP इंस्ट्रूमेंट, वो गिर गया है तो उसको बॉटल में ले आए, जैसे किसी जो ताश के पत्ते होते हैं उसे उठाकर या सिर में से खींचकर उसको बॉटल में ले लेना चाहिए। जहाँ जहाँ संक्रमण की उम्मीद है, फर्नीचर में, मेज में, इंस्ट्रूमेंट्स में, दरवाजे में, हैंडल में, तो उसे क्लिनिक का वातावरण भी काफ़ी स्वच्छ हो जाता है। फिर भी सभी कार्य करते हुए भी कमरे के या मीटिंग रूम के, चैम्बर के हर जगह सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता है। इस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए देशी फार्मूला अपनाना चाहिए। जब क्लिनिक खुलती है तो ये रोजाना सुबह शाम अपनाया जाना चाहिए। इसमें एक मोटी मिट्टी की प्लेट पर पहले से गैस पर गर्म की हुई गोबर की कंडी लगभग 4 बाई 4 इंच की रखी जाती है। जब काफ़ी गर्म हो जाए तो उसके ऊपर देसी कपूर का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गोकुल और 1 चुटकी चावल डालकर और थोड़ा देसी घी डालकर उसको चैम्बर में रख दिया जाए, वेटिंग रूम में रख दिया जाए, ऑफिस में रख दिया जाए तो पूरा परिसर लगभग 40 बाई 40 फीट का विसंक्रमित हो जाता है। वातावरण में शुद्ध अपवित्र हो जाता है और इसका प्रभाव कोने कोने तक पहुँचता है। इससे डॉक्टर चैम्बर, रोगी प्रतीक्षा कक्ष, दवा वितरण कक्ष, ऑफिस आदि में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। फिर PPE किट क्या बताएं। PPE किट के कई हिस्से होते हैं और जैसा सेटअप हो उस सेटअप के हिसाब से उसका उपयोग
किया जाता है। जैसे हम लोग एक छोटी क्लिनिक है, यहाँ पे पूरी PPE किट का प्रयोग का उतना प्रयोग नहीं है, लेकिन चिकित्सालयों में, नर्सिंग होम में PPE किट का उपयोग है, विशेषकर ICU वाले सेक्टर पे। PPE किट के हिस्से होते हैं, पहला है फेस मास्क। फेस मास्क जो है ये आपका नाक और मुंह को कवर करता है। फेस शील्ड आगे जो ग्लास टाइप का होता है, ये आँख, नाक और मुंह को कवर करता है, आँख को कवर करता है। गॉगल्स ये आँख को कवर करते हैं। गाउन ये पूरी बॉडी को, या एप्रन, लंबा एप्रन, ये पूरी बॉडी को कवर करता है। ग्लव्स पहने जाते हैं, ग्लव्स हाथ को सुरक्षा देते हैं, और कैप पहनते हैं, हेड गियर, वो सिर की सुरक्षा के लिए होता है। मास्क भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थिति हो वैसा प्रयोग करना चाहिए। OPD क्लिनिक के लिए जहाँ कोई कार्य विशेष नहीं होता है, सिर्फ मरीज देखे जाते हैं, वहाँ सिंपल 3 लेयर्ड मास्क उपयुक्त है, या N95 मास्क भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हैंड हाइजीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। 3 लेयर्ड मास्क जो पहनते हैं, उसके जो फोल्ड होते हैं वो नीचे तरफ होना चाहिए। जैसे हमारे मास्क देखिए, फोल्ड है नीचे तरफ ज़्यादा, उससे जो ऊपर कड़ जमते हैं वो नीचे चले जाते हैं, उसमें रुकते नहीं हैं। और मास्क पहनने के बाद उसको हाथ से छूना नहीं चाहिए। मास्क उतारते समय पहले नीचे वाला बैंड उतारना चाहिए, फिर बाद में ऊपर वाला उतारना चाहिए। मास्क को लोग अक्सर गले में पैंट के नीचे डाले रहते हैं, ये गलत तरीका है। उससे सारी उसमें जो गंदगी है या वायरस संक्रमण है वो आपके कपड़ों में जाता है, और वो कपड़ा छुएंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो मरीज आते हैं उनके लिए भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के किसी मरीज को या उसके रिश्तेदार को अस्पताल में या क्लिनिक में प्रवेश न होने दीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई सोफिस्टिकेटेड मास्क पहने, साधारण कपड़े का मास्क पहन सकता है, हमेशा लगा सकता है, बस उसको अपना नाक मुंह कवर करना जरूरी है। जो PPE किट हम लोग प्रयोग करते हैं, जो फुल PPE किट होती है, उसको प्रयोग पहले हमें देखना चाहिए कि वो अपने साइज की फिट होनी चाहिए। पहनने के पहले ही सब आइडिया लेना चाहिए कि आपको फिट आएगी। और एक बार उसको पहन लिया जाता है, उसके बाद उसको फिर नहीं छुआ जाता है। पहले बाद वो एडजस्ट कर लीजिए, फिर बार बार उसको एडजस्ट करना या छूना वर्जित होता है। और ये PPE किट पहनने या उतारने का एक निश्चित स्थान होता है। पहनने वाला स्थान एकदम शुद्ध स्थान होना चाहिए, जहाँ पे संक्रमण ना हो, ऐसे वहाँ ना होना चाहिए। और उतारने के लिए दूसरा स्थान होता है जहाँ पे उसको उतार के तुरंत उसको येलो बैग में डाल दिया जाए। येलो बैग डालने के पहले उसको छोटे हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन से विसंक्रमित करते हैं, तब उसको येलो बैग में डालते हैं। PPE किट को पहनने को डोनिंग कहते हैं और उतारने को डॉफिंग कहते हैं। तो उसको पहनने का एक वो है कि पहले क्या पहने, बाद में क्या पहने। पहनने में सबसे पहले तो जो भी कर्मचारी या डॉक्टर पहनते हैं, उनको पहले अपना बाथरूम वगैरह होना चाहिए, पानी खाना जो भी लेना चाहिए, ताकि बीच में उसकी आवश्यकता ना पड़े। और हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए सुमन के फार्मूले से। उसके बाद ग्लव्स पहनने चाहिए। इसमें 2 ग्लव्स पहने जाते हैं, एक अंदर एक बाहर, और दोनों ग्लव्स का कलर अलग होना चाहिए ताकि मालूम पड़े अंदर वाला कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है। तो पहले अंदर वाला ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद जो फुटवियर कवर है, जूते का कवर, उसको पहना जाता है। जूते का कवर घुटने तक आना चाहिए। उसके बाद फिर बॉडी का गाउन पहनते हैं, जो पूरा
लवादा ऐसा होता है। उसके बाद हेड गियर कैप लगाते हैं, फिर मास्क पहनते हैं, उसके बाद आई ग्लासेस चश्मा लगाते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड ग्लव्स हाथ में पहना जाता है। इस तरह से आपका पूरा और डोनिंग ऑफ पीपी किट हो गया, आपने पहन लिया। उसके बाद आपने आप सेवा करते हैं, जो भी कार्य करना है करेंगे। उसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाएगा, ड्यूटी खत्म होगी, आप उसको उतारेंगे और उसके लिए नियत स्थान पर ही उतारेंगे। उतारने पहले आउटर ग्लव उतारेंगे और इसमें हर चीज़ उतारने के बाद हाथ धोते जाएंगे। आउटर ग्लव उतारा, हाथ धोया, उसके बाद गाउन उतारा, हाथ धोया, फिर आई ग्लासेस उतारा, फिर मास्क उतारा, हेड गियर उतारा, लास्ट में शू केयर उतारा, फिर लास्ट में जो इनर ग्लव है उसको उतारते हैं और उसको उतारने के बाद फिर ठीक से हाथ धोते हैं। और पीपी किट को पीले डस्ट में डालने के पहले हमको 0.5% कंसर्वेशन में तो डालना है, तब उसको पीले उसमें डालना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब श्वसन तंत्र की सफाई कैसे रखें, क्योंकि ये जो कोरोना संक्रमण है इसका मुख्य अटैक फेफड़ों पर ही पड़ता है, श्वसन तंत्र पर। तो इसमें हाइजीन सफाई मेंटेन करने से ये जो छोटे छोटे कण होते हैं कोरोना के, ये फैलते नहीं हैं और आपको सुरक्षा रहती है और उस मरीज से अन्य मरीजों की सुरक्षा रहती है। जब उस मरीज को आप देख रहे हो तो उसका मुंह उसी तरह घुमा दीजिए, खासकर जब वो खांसी या जुकाम छींक मारे उसका मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए, उसका मुंह मास्क से कवर रहना चाहिए। और यदि आपको खांसी छींक आ रही है, मास्क आपका पास रहेगा, अगर नहीं है किसी वजह से और तो आपको कोहनी में छींकना चाहिए, या कुछ खांसी आ रही है कोहनी में, हाथ में कभी नहीं करना चाहिए। कोहनी में करेंगे तो वो उसके बाद में साफ किया जाता है, हाथ में लगेगा तो कई जगह छुएगा और संक्रमण फैलेगा। और उसके बाद आप अपने हाथ को साबुन से, पानी से, सुमन की विधि से साफ कर लीजिए या सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए। इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, न मरीज को, न आपको, न किसी स्टाफ को। इस तरह से श्वसन तंत्र की सफाई फॉलो की जाती है। अब आते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट। जो क्लिनिक का वेस्ट निकलता है उसके लिए डिफरेंट कंटेनर होते हैं, उन्हीं कंटेनर में सामान को डालना चाहिए। बाद में जो एजेंसी आपसे अटैच है वो उसको ले जाएगी। तो 3 तरह के कंटेनर होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। तो येलो कंटेनर में आप क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें पस वाली चीज, इन्फेक्टेड चीज डालते हैं, जैसे शरीर का कोई हिस्सा निकाला गया है वो डालते हैं, या एनिमल वेस्ट है, या माइक्रोबायोलॉजी वाला वेस्ट है, या कोई सॉइल्ड वेस्ट है, कोई कपड़ा गंदा हो गया है किसी चीज़ से, पेशाब से, लेटरिन से, बेडिंग है, या केमिकल वेस्ट है, या कोई ब्लड जो उठाते हैं, ब्लड बैग जो प्लास्टिक वाला होता है वो येलो बैग डालते हैं। एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, येलो बैग, या जो मास्क खराब हो गए हैं, यूज है, उनको येलो बैग डालते हैं। तो पीले बैग में उसको याद करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, पीला पसीला, यानी पीले बैग में पस वाली चीज़ें डाली, पीला पसीला। और रेड कंटेनर में हमको प्लास्टिक वाली चीज़ें डालनी, लचीली चीज़ें, प्लास्टिक आइटम, ट्यूब वाले आइटम, ट्यूब वाले आइटम। ब्लड बैग इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन और प्लास्टिक सामान इसमें डालते हैं। इसको बोलते हैं लाल लचीला, अर्थात लाल बैग में जो लचीले आइटम हैं प्लास्टिक संबंधी वो डाले जाते हैं। ब्लू कंटेनर में जो हार्ड आइटम, नुकीले आइटम, जैसे कोई ग्लास वेट टूट गया है, कोई शीशे सामान टूट गया है, तो उसमें नीले कंटेनर में नीला नुकीला, अर्थात उसमें नुकीले आइटम
चुभने वाले आइटम नीले कैटेगरी में डाले जाते हैं, और जो फिलिंग में नीडल इस्तेमाल होती है उसको एक अलग से पंक्चर प्रूफ कंटेनर रखा जाता है जहाँ की बुखार न हो। तो इन तीनों से अलग एक छोटे बर्तन रहेगा, और जब आपके पास फेरो या संगम वाला आएगा तो वो अपने हिसाब से दे जाएगा। येलो और रेड बॉक्स होता है वो डबल लेयर बैग होना चाहिए ताकि वो हटे ना। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हर शहर में, जैसे अपने शहर में भी कई सेंटर्स बनाए गए, कई कैटेगरी के हॉस्पिटल बनाए गए। 3 कैटेगरी मुख्य होती हैं। पहली कैटेगरी है CCC, कोविड केयर सेंटर। इसमें क्वारंटाइन वाले मरीजों को रखा जाता है जो हल्का माइल्ड रिस्क होता है, सस्पेक्टेड केस होते हैं, कंफर्म भी रख सकते हैं। इसमें मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। उनको हॉस्टल में, होटल में या स्कूलों में इस तरह के सेंटर बनाए जा सकते हैं। सेपरेट एरिया होना चाहिए, अन्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अलग एंट्री अलग एग्जिट होना चाहिए। फिर दूसरा उसके ऊपर होता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, DCSC। इसको L1 फैसिलिटी वाला कहते हैं। इसमें कोरोना के सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस को रखा जाता है जिनमें कि मध्यम खतरा होता है, और ये पूरा अस्पताल जैसा होता है, इसमें सभी फैसिलिटीज होती हैं। इसका भी एंट्री और एग्जिट अलग अलग होता है, और बेड्स के पास ऑक्सीजन की सुविधा भी होनी चाहिए। फिर सबसे ऊंचे अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, DCH, L2 फैसिलिटी के जैसे इलाहाबाद में सुरपानी अस्पताल है। इसमें सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस होते हैं, उनको रखा जाता है। जो सीवियर केसेस होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन होता है, जिनकी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो गया है, जहाँ ICU फैसिलिटी होती है, वेंटिलेटर होता है, और वहाँ पर उनको रखा जाता है, और पेशेंट जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हिसाब से मैनेज किया जाता है। सामान्य सावधानी भी हमें ध्यान देना चाहिए। कोविड-19 पुष्ट हुए वर्कर या रोगियों के संपर्क में आए हुए या संभावित आने वाले समस्त व्यक्तियों या हेल्थ वर्कर को 7 सप्ताह तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस चिकित्सीय निर्देश में दिया जाता है। हर एक को नहीं लेना चाहिए। जो कोविड के संपर्क में आ सकते हैं संभावित मरीज के, उनको ये लेना चाहिए। ICMR ने इसको रिकमेंड किया। सभी निजी सरकारी चिकित्सा इकाइयों में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना देखते हुए सुदृढ़ स्टाफिंग कंटिजेंसी प्लान बनाया जाए, जिसके अनुसार कुछ चिकित्सा कर्मियों को रिजर्व में रखा जाए, जिससे कि कोविड संक्रमण होने पर चिकित्सा कार्य में बाधा न आए। समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 से बचाव हेतु IPC प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया जाए। कोविड-19 से बचाव हेतु उपयुक्त लॉजिस्टिक तथा PPE किट, सैनिटाइजर, साबुन, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। चिकित्सा अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि स्टाफ अपने तैनाती के स्थान पर कार्य करें, इधर उधर विचरण न करें, अन्य स्टाफ या अधिकारियों से व्यक्त मिले जुले नहीं। कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार मास्क इत्यादि यूज करते हुए भौतिक दूरी बनाकर रखें। बिना मास्क या ओछा के मरीज या रिश्तेदार को अस्पताल या क्लिनिक में प्रवेश न होने दें। जिस मरीज को खांसी, सांस या सांस की शिकायत है, उसको बाहर ही स्क्रीन कर लिया जाए और उसको कोविड सेंटर रिफर कर दिया जाए। कोरोना से संबंधित कोई भी, कोरोना से संशंकित कोई भी मरीज आप नजर आता है, इसको स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित कर देना चाहिए और उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करना चाहिए।
तो कोरोना की चेन को तोड़ने में हम लोग मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग जो पॉइंट्स बताए इनको फिर से मनन करिएगा और ध्यान रखिएगा ताकि कोरोना से बचाव में हम लोग पूरा योगदान दे सकें। धन्यवाद।